तो आज हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होगा। स्टूडेंट्स, हमको आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग पीछे वाला लेक्चर अच्छा से पढ़ लिए होंगे और उसका नोट्स बना लिए होंगे। अगर अभी तक नहीं बनाए हैं तो फिर से आप लोग अच्छा से नोट्स बनाइए और उसका बार बार आप लोग रिवीजन करते रहिए, तब माइंड में सेट होने वाला है। रिवीजन करना छोड़ देंगे माइंड से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, आज मेरा जो लेक्चर होगा वो सबसे महत्वपूर्ण लेक्चर होगा इस चैप्टर का, रासायनिक बल गतिकी चैप्टर का। और आज आपको हम बताएंगे आर्हेनियस समीकरण क्या होता है। आर्हेनियस समीकरण, देखिए आज की क्लास में दो टॉपिक है, एक है आर्हेनियस समीकरण क्या होता है और एक आपको बताएंगे कि अभिक्रिया के दर पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आज दो ही टॉपिक है, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। कौन सा? आर्हेनियस समीकरण। ठीक है, तो आइए हम उसी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मेरे साथ आप लोग हेडिंग लिखिए, कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए और अच्छा से अपना नोट्स बनाइए। ठीक है, आइए चलते हैं हम आर्हेनियस समीकरण में। मेरे साथ आप लोग लिखिए आर्हेनियस प्रायोगिक समीकरण। देखिए आर्हेनियस साहब जो है वह बहुत सारे प्रयोग किए हैं और प्रयोग के द्वारा जो समीकरण निकाले हैं, इसीलिए इस समीकरण का क्या नाम हो गया? आर्हेनियस प्रायोगिक समीकरण। तो आप लोग पूछिएगा नहीं, हम इनका समीकरण यहाँ लिखेंगे तो आप लोग पूछ मत दीजिएगा कि सर समीकरण ये आया कैसे। ठीक है, क्योंकि हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं, प्रयोग निकाले हैं आर्हेनियस साहब करके। ठीक, आर्हेनियस साहब प्रयोग करके समीकरण निकाले हैं, इसलिए आप लोग पूछेंगे नहीं कि ये समीकरण आया कैसे, हम डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, यहाँ आप लोग लिख लेंगे इसको आर्हेनियस एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन। ठीक है, ध्यान दीजिए, आपको बताएंगे कि आर्हेनियस समीकरण क्या होता है। पहले सुन लीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा। आर्हेनियस साहब प्रयोग के द्वारा, आर्हेनियस साहब प्रयोग के द्वारा दर स्थिरांक और तापमान के बीच, दर स्थिरांक और तापमान के बीच संबंध स्थापित करने के लिए जो समीकरण दिए हैं उस समीकरण का नाम है आर्हेनियस समीकरण। यानी कि आर्हेनियस साहब का जो समीकरण है वह दर स्थिरांक और तापमान के बीच संबंध को बताता है। क्लियर है? सेट हो रहा माइंड में? चलिए, तो आप लोग यहाँ लिखिए एक लाइन, उसके बाद हम उनका समीकरण लिखवा देंगे। यहाँ लिखिए आर्हेनियस ने अपने प्रयोगों के आधार पर वेग स्थिरांक, इसको के बोलते हैं, एवं परम ताप, वही तापमान के बीच संबंध स्थापित कर एक समीकरण दिए हैं। आर्हेनियस ने अपने प्रयोगों के आधार पर वेग स्थिरांक एवं परम ताप के बीच संबंध स्थापित कर एक समीकरण दिए हैं, जिसे आर्हेनियस
समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इनका समीकरण हम डायरेक्ट लिखेंगे क्योंकि इनका समीकरण कैसा है, प्रायोगिक है, प्रयोग के द्वारा ये साहब जी निकाले थे, तो हम डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे। ये देखिए क्या बोले थे, के बराबर ए ई का घात माइनस ए बाई आर टी, यही साहब जी समीकरण अपना दिए हुए हैं। अब सवाल आपके माइंड में ज़रूर उठता होगा कि सर ये बताइए यहाँ पर ए क्या है, आर क्या है, ये सब क्या क्या लिखे हैं। नहीं तो आपको सोचना नहीं, हम सब लिख दे रहे हैं। ठीक है ना, इसको आप लोग जल्दी से थोड़ा प्रिंट कर लीजिए। उसके बाद हम आ रहे हैं आर्हेनियस साहब का इक्वेशन, बस लिख दिए ना। अब इस पर मेरा काम स्टार्ट होगा। अब मेरा काम इस पर देखिएगा, इसी को डिराइव करके हम कितना सारे फार्मूला निकलवा रहे हैं, समझे। तब आपको बताएंगे इस पर न्यूमेरिकल्स कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन, समझे। तो इसको जल्दी से प्रिंट कीजिए, इसको मिटाना पड़ेगा, मिटा दें। चलिए, तो आप लोग लिख लिए होंगे। अब आ रहे हैं कि जो आर्हेनियस साहब का समीकरण लिखा हुआ है उसमें कौन सा जो वर्ड है वह क्या सूचित करता है। नहीं, आइए चलते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर के जाना पहचाना आपका नाम है, वेग स्थिरांक, कुछ लोग इसको दर स्थिरांक भी बोलते हैं। क्लियर है। ए क्या होता है, तो ए का देखिए आपको हम 3 नाम बताएंगे, 3, और तीनों ही एनसीईआरटी में इसका नाम दिया हुआ है। ए का 3 नाम दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में। ठीक है, हम भी तीनों लिखवा दे रहे हैं क्योंकि भाई कौन सा नाम सुनाएगा कोई ठीक नहीं है। तो पहला नाम ए का होता है आर्हेनियस गुणक है। पहला कौन सा है, आर्हेनियस गुणक। दूसरा नंबर में होता है आवृत्ति गुणक है। सब माइंड में सेट करते चलिएगा, पढ़ा रहे अच्छा से। आवृत्ति गुणक। और तीसरा नाम देखिए, ये देखो तो ए के पहले है, ई के पहले है ना ये ए, तो ई के पहले है तो कुछ लोग इसको बोल देते हैं पूर्व चर घातांकी गुणक। हो गया। इसके बाद ये आया था पीछे में, जब आपको संकीर्ण ऊर्जा बता रहे थे, देहली ऊर्जा और संकीर्ण ऊर्जा जब बताए थे तो वहाँ पर बोले थे कि ये जो होता है ना वह संकीर्ण ऊर्जा होता है। तो हम यहाँ सिर्फ लिखवा करके आगे बढ़ेंगे। ये होता है संकीर्ण ऊर्जा। क्लियर है। आर देखिए, सब माइंड में सेट करते चलिएगा, इसमें कौन सा किसको सूचित कर रहा है, समझ रहे हैं ना। आर देखिए, आर जो है ना वह होता है गैस नियतांक, गैस स्थिरांक भी बोलिए, चलिए स्थिरांक ही लिख दे रहे हैं, गैस स्थिरांक। और ध्यान दीजिएगा इसका वैल्यू, इसका मान कितना होता है। आर का मान अगर कैलोरी में पूछेगा तो 2 होता है, 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, समझे। अगर आर का मान आपसे जूल में पूछेगा, जूल में, तो आप आर का मान रखेंगे 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। अब सवाल आपके माइंड में आता होगा हम कैसे जानेंगे कि 2 रखना है यहाँ आर के जगह पर, और कैसे जानेंगे कि सर कि ये जूल वाला यहाँ रखना है।
यही ना है। देखिए आप आराम से पकड़ सकते हैं, ये क्या है, संकीर्ण ऊर्जा है, दिखाई दे रहा है यहाँ पर ना। तो अगर ये संकीर्ण ऊर्जा कैलोरी में अगर दिया है, अगर ये कैलोरी में दिया है तो आप R कैलोरी वाला रखिएगा। अगर ये संकीर्ण ऊर्जा जूल में दिया हुआ है या फिर जूल में रखा हुआ है तो आप R का मान जूल वाला रखेंगे, ये वाला यहाँ पर। क्लियर है। T जो है वो तापमान है, आपको पता ही होगा, T परम ताप है, परम ताप। लेकिन ध्यान दीजिएगा केल्विन मात्रक में होता है। किस में होता है? केल्विन में, डिग्री सेल्सियस में नहीं, केल्विन में होता है। क्लियर है सब। अब देखिए इतना सारा चीज़ लिख लीजिए। अब हम इस पर आगे अपना काम कर रहे हैं, इसको डिराइव करके बहुत सारे हम फार्मूला को निकाल रहे हैं और उसी से हम बनाएंगे क्वेश्चंस को। इस पर क्वेश्चंस बनाना संभव नहीं है क्योंकि यहाँ पर आ गया है एक्सपोनेंशियल है, ई है, नहीं सॉल्व हो पाएगा, समझ रहे हैं ना। इसलिए इसको जल्दी से प्रिंट कीजिए और अब हम इसको डिराइव कर रहे हैं आगे। ठीक, मिटा दें नीचे वाला, मिटा दें। चलो तो इसको हम मिटा रहे हैं, प्रिंट कर लिए होंगे, कर लिए। चलो अब हम इस पर आगे अपना लिखेंगे इसको डिराइव करने के लिए। देखो अब यहाँ हम लिखेंगे समीकरण में दोनों तरफ ln किसको बोलते हैं तो log उसका आधार e। तो अगर log का आधार e है तो उसको हम बोलते हैं ln, और ln को कुछ लोग बोलते हैं नेचुरल लॉग, नेचुरल प्राकृतिक लॉग कुछ लोग बोलते हैं। ठीक है, तो माइंड में सेट रखिएगा। कह रहा है कि समीकरण में दोनों तरफ ln लेने पर, ln लेने पर अब क्या करेंगे हम कि ये जो समीकरण है दोनों तरफ हम ln को लगाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, मेरा दोस्त मत दीजिएगा, दोनों साइड हम लगाएंगे ln। तो इधर ln लगा दिए तो ये ln के हो गया, इधर लगाइए तो ln लगाएंगे। कोष्ठ में आप लिखेंगे a e का पावर माइनस a बाई आर टी, ऐसे। कोई दिक्कत है इसमें? क्लियर है। अब ln तो लगा दिए। अब देखिए आप लोग मैथ में पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे तो भी कोई बात नहीं है, हम आपको बताकर ही आगे बढ़ेंगे, ऐसे आगे नहीं बढ़ेंगे। पीछे में आपको एक बार बताए थे, पता नहीं आप लोग को याद है कि नहीं, log a का घात b। तो आपको बोले थे वहाँ log a का घात b, तो पावर जो होता है ना वो बगल में आता है, यानी हम इसको लिखेंगे b log a। ठीक है, माइंड में सेट करते चलना। इसके बाद देखो log a बाई b, सुनते रहना। तो इसको log a बाई b, तो इसका फॉर्मूला होता है log a माइनस log b। क्लियर है। और एक लास्ट है log a इंटू b, तो log a बाई b है, log a इंटू b, तो यहाँ प्लस हो जाता है log a प्लस log b। ये आपको तीन फार्मूला माइंड में रखना है। मैथ में पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो अभी हम बताए, इसको याद रखिएगा तीनों फार्मूला को। log a इंटू b का फार्मूला, log a प्लस log b। क्लियर है। आइए चलते हैं अपने डेरिवेशन में। इसको कहीं साइड में अपने कॉपी के साइड में ऐसे लिख करके घेर दीजिएगा। ठीक है, मेरा तो डेरिवेशन यहाँ पर है। आइए यहाँ
चलो ध्यान देते रहना, इसको हम लिखेंगे ln k। अब देखो ln a इंटू बी, a e का पावर है तो हम इसको नहीं कह सकते हैं कि ये ln a इंटू ये b है, तो ln a इंटू बी। तो देखो तुमको ln तो नहीं लेकिन log बताए हैं, log a इंटू बी। क्या वो फॉर्मूला होता है, log a प्लस log b। तो हम भी यहाँ वैसे ही लिखेंगे ln a, तो a के जगह पर कैपिटल A है तो ऐसे लिख दो ln a प्लस ln b, तो b के जगह पर ये पूरा है e का पावर माइनस ये बाई आर टी। तो लिखना यहाँ पर e का पावर माइनस ये बाई आर टी। क्या कोई दिक्कत है, इक्वल टू ln k इक्वल टू यहाँ पर ln a। ध्यान दीजिएगा यहाँ इसके बाद ln e का पावर है तो आपको यहाँ बताया गया है कि log a का पावर b, तो पावर बगल में आता है b log। देख रहे हैं ना यहाँ पर सेम टू सेम, यहाँ देखिए ln e का पावर है तो पावर बगल में आएगा तो माइनस है ना यहाँ, तो पावर बगल में आएगा तो ये हो जाएगा ए बाई आर टी और ln e। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ln e का जो वैल्यू है वो 1 होता है, आपको पता होगा या पता नहीं होगा तो अभी जान लीजिए। क्लियर है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ये ln k इक्वल टू ln a माइनस यहाँ पर क्या होगा ये बाई आर टी और ln e का वैल्यू 1 होता है तो इसको ख़त्म कर दिए। क्लियर है, अभी भी मेरा जो है थोड़ा रिजल्ट है उसको अभी लाना है, तो अब देखो क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, इसको हम लिखेंगे ln k इक्वल टू, अब देखो यहाँ माइनस ए बाई आर टी को हम अलग कर दे रहे हैं तो माइनस ए बाई आर टी। देखिए थोड़ा सा स्टाइल में इसको लिख रहे हैं, लिख सकते हैं ना, माइनस ए बाई आर टी को ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, इसका साइन प्लस है तो आप यहाँ लिखेंगे ln a। ठीक है, इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। क्लियर है, इसको मिटा दें, कहीं आप लोग लिख लेंगे। इसके बाद आप आएंगे, ध्यान दीजिएगा, ये ln है तो ln में मेरा कोई काम होगा नहीं, मेरा काम होता है किस में, log में काम होगा, समझे। तो अब क्या करेंगे हम कि ln को log में चेंज करेंगे, ln को log में। तो ध्यान दीजिएगा ln को log में चेंज करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई यानी कि गुना करना पड़ता है, समझे। अगर आप चाहते हैं ln को log में बदलना तो 2.303 से इसमें गुना कर देंगे तो ये log में बदल जाएगा। ठीक है, तो आइए इसमें चलते हैं, यहाँ पर इसमें क्या करेंगे 2.303, अब ये ln जो है वो log में log k हो जाएगा इक्वल टू, इसमें तो ln नहीं है कहीं तो इसमें नहीं है तो इसको जेव का तेव लिखेंगे माइनस ए बाई आर 1 बाई टी। अब देखो इसमें ln है तो आप इसको log में कन्वर्ट कीजिए 2.303 log a। कोई दिक्कत है तो बोलिए। क्लियर है, अब क्या कर रहे हैं इसमें कि दोनों तरफ 2.303 से भाग देंगे, इधर भी भाग देंगे और इधर भी भाग देंगे। तो इधर अगर हम भाग देते हैं तो बोलो ये कट जाएगा ना, तो उस केस में ये क्या होगा log k बराबर, इधर भाग दीजिए तो ये होगा माइनस ए बाई 2.303 r 1 बाई टी। क्लियर है, और इसमें भाग देंगे तो ये भी खत्म हो जाएगा, ये आएगा log a। तो आपका यही फार्मूला मेन है, इसी को याद रखना है, समझे। ये जो समीकरण आपका आया है ये देखो तो क्या आपका स्ट्रेट लाइन है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पर है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पर है। ठीक है, इसको मिटा दें, लिख लिया है, चलो लिख लिया है तो मिटा दिए। अब ग्राफ देखेंगे आप, अब आप क्या देखेंगे तो ग्राफ देखेंगे, समझे। देखो ग्राफ ही बिल्कुल ही आसान है, अगर आप लोग मैथ पढ़ते होंगे तो ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है जो कि आपको पता होगा।
देखो y इक्वल टू एम एक्स, वाई एक्सिस पर क्या है, log k है, तो जैसे कह रहा है वो उसी तरह से खींच दीजिए, log k है। एम एक्स एक्स एक्सिस पर क्या है, 1/t है। c क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस ये c, तो y एक्स पर इंटरसेप्ट होता है, कट कर दीजिए, तो c के जगह पर क्या है, log a, तो यहाँ पर रखिए log a, ठीक है। क्या आप लोग को पता है कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में ये जो समीकरण है इसमें m क्या होता है, क्या स्लोप होता है, ढाल। तो आप देखिए m स्लोप होता है तो यही ना m है, m की जगह पर ये है, कैसा है, ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक है तो यहाँ से नीचे की ओर हम आएंगे और आपको पता होगा कि ढाल कैसे निकाला जाता है या नहीं पता है तो अब आप सीख लीजिएगा। ढाल यानी कि स्लोप बराबर होता है tan थीटा, और स्लोप क्या है, ये है तो यहाँ पर पूरा रख दीजिएगा, माइनस ये बाई 2.303 r। क्लियर है। अब देखो ये तो आपका मेन हो गया। अब आपको हम बता रहे हैं कि दो टेम्परेचर और दो रेट कांस्टेंट, अभी आप क्या देखे हैं, एक टेम्परेचर है और एक वेग स्थिरांक है। अगर आपसे संकीर्ण ऊर्जा पूछेगा तो इस समीकरण का हम प्रयोग कर देंगे, लेकिन दो तापमान दिया हो और दो वेग स्थिरांक दिया हो तो उस केस में हम संकीर्ण ऊर्जा कैसे निकालेंगे। तो इस बार जो है आपको बता रहे हैं कि दो तापमान, दो वेग स्थिरांक और आपसे संकीर्ण ऊर्जा पूछेगा तो आप किस समीकरण को प्रयोग करेंगे। क्लियर है ना। चलो तो इसको आप लोग जल्दी से लिख लीजिए, उसके बाद हम आ रहे हैं आगे। मिटा दें, चलो जल्दी से देखो। इसके बाद यहाँ आप लोग मेरे साथ हेडिंग लिखिए। यहाँ पर यदि किसी अभिक्रिया के लिए दो भिन्न तापों T1 और T2 पर ध्यान देते रहना, वेग स्थिरांक क्रमशः K1 और K2 हो तो, ठीक है, दो तापमान T1 T2 पर वेग स्थिरांक K1 और K2 हो तो अगर आपसे संकीर्ण ऊर्जा पूछेगा तो क्या करेंगे। तो कुछ नहीं, इस समीकरण का हम दो बार प्रयोग करेंगे। एक बार करेंगे T1 के लिए इसका प्रयोग, तो T1 यहाँ रखना, तो यहाँ पर फिर K1 करना पड़ेगा, क्योंकि देख लीजिए दिया है T1 पर K1 है और T2 पर K2 है। तो एक बार T1 पर इसको प्रयोग करेंगे और एक बार T2 पर करेंगे, और फिर दोनों को कंबाइन करके हम एक फार्मूला निकाल देंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। चलिए पहले हम T1 के लिए प्रयोग करते हैं इसको, यही मेन है ना, यही ना मेन है। चलो T1 के लिए पहले प्रयोग करो। तो यहाँ पर क्या रखेंगे बोलो, T1 पर क्या है, K1 है, तो यहाँ हम रखेंगे log K1 बराबर बोलो, देखते जाना ध्यान से, माइनस ये बाई 2.303 R 1/T1 प्लस बोलो log A, इसको मान लेते हैं 1। R गैस स्थिरांक है, इसका मान चेंज नहीं करता है, ये गैस स्थिरांक है, समझा। ये संकीर्ण ऊर्जा है तो संकीर्ण ऊर्जा ही हमको निकालना है। ये क्या है,
इसको पता है ना, अभी लिखवाए तुरंत आवर्ती गुणक लिखवाए हैं। तो इसका भी यह भी स्थिरांक होता है, तो यह भी स्थिरांक है, यह भी स्थिरांक है, और यही हमको निकालना है। और बाकी T1 और K1 तो बदलेगा ही। हो गया, ये समीकरण 1 होगा। अब चलो T2 के लिए इसका प्रयोग करो। तो बोलो T2 के लिए जल्दी से, log K2 माइनस EA बाई 2.303 R। अब बोलो T2 सही है, प्लस बोलो log A, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। क्लियर, माइंड में सब सेट करते चलो। अब आपको हम क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, समीकरण 2 माइनस 1, 2 में से 1 को घटाइए। तो जब 2 में से 1 को घटाएंगे तो देखो तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, log K2 माइनस log K1, इसमें से इसको घटाना है तो ये माइनस ये कर दिए। अब देखो आएंगे इधर, ये माइनस ये, तो ये माइनस ये करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात है, यानी इसका जो साइन है वो प्लस में होगा और इसका साइन माइनस में रहेगा, क्योंकि ये माइनस ये कर रहा है तो माइनस माइनस प्लस, ये प्लस में और ये माइनस में रहेगा। देखो तो ये बाई 2.303 R क्या दोनों में है तो दोनों में से कॉमन कर दो। तो यहाँ पर हम दोनों में से कॉमन कर दे रहे हैं, ये बाई 2.303 R, इसका साइन पॉजिटिव में है तो 1/T1 रखो, इसका साइन निगेटिव में है तो यहाँ माइनस दो, 1/T2 रखो, और ये माइनस ये करेंगे दोनों कैंसिल हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है? अब देखो ये log A माइनस log B पर है, तो log A माइनस log B का फॉर्मूला आपको पता होगा, तो पता होगा तो जल्दी से उसको भी हम लोग लिख लेंगे। बोलो log A माइनस log B, इसका फॉर्मूला अभी बताए हैं, log A बाई B, समझे? और बाकी जो है उसी तरह से लिख दीजिए। यहाँ पर हम लिखेंगे ये बाई 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। क्लियर है? तो ये आपका है। अगर दो टेम्परेचर दिया हो T1 T2, दो वेग स्थिरांक दिया हो, अगर आपसे पूछेगा का संकीर्ण ऊर्जा तो आप इस फॉर्मूला से निकालेंगे। ठीक है, तो आइए अब एक क्वेश्चन देखते हैं इसी पर। देखिए यही क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को ठीक से पढ़ेंगे उसके बाद आप बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कह रहा है कि 546 केल्विन ताप पर हाइड्रोकार्बन के अपघटन में वेग स्थिरांक इतना दिया हुआ है। वेग स्थिरांक समझ रहे हैं, K का मान आपको दिया है इतना। यदि संकीर्ण ऊर्जा 179.9 किलो जूल पर मोल, ध्यान देना यहाँ किलो जूल पर मोल, संकीर्ण ऊर्जा मतलब क्या समझ रहे हैं, EA एक्टिवेशन एनर्जी, समझे? तो आपसे कह रहा है कि पूर्व घातांकी गुणन का मान ज्ञात कीजिए। पूर्व घातांकी मतलब A, इसी को बोलते हैं ना आर्हेनियस गुणक बोलिए, या इसका नाम होता है आवर्ती गुणक, इसी का नाम पूछा है। पूर्व घातांकी गुणन का मान क्या होगा, यानी कि A का मान आपसे पूछा गया है, ये दिया हुआ है, K का मान आपको दिया हुआ है। ठीक, आइए जल्दी से आप लोग देखेंगे यहाँ पर कैसे हम बना रहे हैं। आपको समीकरण आपको बताया गया अभी कि log K बराबर होता है माइनस EA बाई 2.303 R 1/T प्लस log A। R का मान आपको याद है, तापमान क्वेश्चन में दिया है। A का मान आपसे पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन दिया है, ये आपको याद है, ये क्वेश्चन दिया है, संकीर्ण ऊर्जा दिया है यहाँ।
और ये आपको दिया हुआ है, तो सब दिया है, यह भी दिया है, यह भी दिया है, यह भी दिया है, यह भी दिया है, तो क्या ये निकल नहीं जाएगा? आराम से निकलेगा, लेकिन निकल जाएगा वैसे नहीं, बहुत दिक्कत है इसमें, समझे? चलिए देखिए यहाँ पर के का मान रखिए, के का मान यहाँ दिया हुआ है, वेग स्थिरांक, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, यहाँ हो जाएगा लॉग के जगह पर हम रखेंगे 2.418 गुणा 10 के घात -5, ठीक है, बराबर ये ई तो ई का मान क्वेश्चन दिया है इतना, उसको रखेंगे हम, माइनस है तो माइनस लगा दीजिएगा, ई तो ई का मान दिया है 179.9 बटा में 2 तो रखेंगे यहाँ पर 2.303 आर। तो ध्यान देना थोड़ा सा, अभी यहाँ पर आपको बोले थे कि आर का मान अगर कैलोरी में पूछेगा तो 2 होता है, अगर जूल में पूछेगा तो 8.314 इतना बोले थे जूल में। तो कैसे पता चलेगा? देखिए यहाँ से ये किस में दिया है, संकीर्ण ऊर्जा किस में दिया है, जूल में दिया है ना, तो किलो जूल दिया, ध्यान देना यहाँ पर, तो ये जूल में दिया है, तो आप आर का मान जूल वाला रखेंगे, तो जूल वाला रखिएगा तो ये हो जाएगा 8.314, देखते जाना ध्यान से, ठीक है। इसके बाद 1, ये मिटाएं, क्वेश्चन को मिटाना पड़ेगा, मिटा दें, अब तो सब समझ गया, चलिए अब क्या करना है इसमें, ठीक है। अब आपको करना है क्या कि तापमान, तो आपको क्वेश्चन में तापमान दिया था 546 केल्विन प्लस लॉग ए, तो यही तो पूछा है, तो इसको छेड़छाड़ मत कीजिएगा, क्लियर है। अब देखिए आपको लॉग और एंटी लॉग आना चाहिए, अगर लॉग देखने में दिक्कत है तो आपसे ये क्वेश्चन बनेगा नहीं, जो बात है वो क्लियर है। लॉग देखने में दिक्कत है, एंटी लॉग में दिक्कत है, तो अब दिक्कत अगर होगा देखने में तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, जो बात है वो बोल दिए, ठीक। तो लॉग हम देखने के लिए अब यहाँ नहीं बताएंगे, लॉग और एंटी लॉग पर एक लेक्चर आपको डाल दिया गया है, आप जरूर लॉग और एंटी लॉग कैसे निकालते हैं देख लीजिएगा, ठीक। तो अगर लॉग इतना का मान अगर आपसे पूछा जाएगा तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 4.6184, इतना का मान आएगा, बराबर। अगर आप इसका करते हैं कैलकुलेशन तो ये माइनस है तो माइनस, और ये आएगा 17.21, इसका मान आएगा पूरा का, समझ रहे हो। पहला अब गुणा भाग यहाँ करेंगे, हमें गुणा भाग नहीं, टाइम लगेगा बहुत करने में, प्लस बोलो लॉग ए। अब देखो यहाँ से हम लॉग ए बराबर, देखो तो लॉग ए, इसको क्या करेंगे इधर लाएंगे, तो जब इधर लाएंगे तो देखो इसका साइन क्या है, माइनस है, तो इधर लाएंगे तो क्या होगा प्लस में, तो हम 17.21 इधर लाएंगे तो प्लस में हो गया, माइनस 4.6184, सही है। फिर इसके बाद देखो यहाँ पर हम लिखेंगे लॉग ए बराबर, ये अगर करते हैं तो आएगा 12.5916, क्लियर है। अभी ए नहीं आया है, अब क्या करेंगे ए बराबर, तो देखो ए है ना, तो अब क्या करना पड़ेगा ए बराबर, तो लॉग को उधर ले जाएंगे, तो लॉग को जब उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा एंटी लॉग में, ध्यान देना मेरा दोष मत दीजिएगा, ये हो जाएगा एंटी लॉग, तो अब एंटी लॉग इतना हो गया 12.5916, समझे। और एंटी लॉग आपको देखने आता होगा, हम मान लिए हैं आता होगा, अगर नहीं आता है तो जाकर लेक्चर देखिएगा। देखो एंटी लॉग कैसे आपको बताए थे कि देखना है, पॉइंट दशमलव के इधर जो होता है ना, दशमलव के इधर उसको हम लिखते हैं 10 का घात, तो इधर क्या है 12 है, तो 10 का 12 लिखेंगे घात, समझा। अगर 8 रहता तो 10 का घाट 8 लिखेंगे, मतलब कि दशमलव के इधर जो रहेगा उसको 10 के पावर में लिखते हैं, बस। इसका 0.5916 क्या करेंगे एंटी लॉग टेबल में देखेंगे इसका वैल्यू कितना होता है, तो इसका वैल्यू 3.9 आएगा, ठीक है।
तो ये आपका क्वेश्चन था। चलिए अब आ रहे हैं हम अगले टॉपिक में। ये जल्दी से क्वेश्चन को प्रिंट कीजिए। हो गया? चलो अब हम आ रहे हैं कि अभिक्रिया के दर पर ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो जल्दी से मेरे साथ आप लोग हेडिंग लिखिए कि अभिक्रिया के दर पर ताप का प्रभाव। ऐसे तो आपको बता दिया गया था, फिर एक बार लिखिए मेरे साथ। अभिक्रिया की दर पर ताप का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपको फर्स्ट पॉइंट में बताएंगे कि ताप बढ़ाने पर किसी भी अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ये आपको बात पीछे भी बताए थे, जब आपको बता रहे थे अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारक, तो उसमें तापमान आया था। ठीक है, तो वहाँ पर बताए थे कि क्या होता है, ताप बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ठीक, फिर बात आपको वहीं हम लिखवाएंगे। किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर ताप बढ़ाने पर बढ़ जाती है। ठीक है, और एक सबसे वीवीआई पॉइंट बताएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, ये प्रयोग किया गया। ये तो आप समझ गए कि तापमान बढ़ाने से क्या होता है, अभिक्रिया का दर बढ़ जाती है। क्लियर है? अब आपको बताएंगे क्या कि प्रयोग किया गया तो देखा गया कि 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन, ध्यान देना, सुनना पहले, प्रयोग करके देखा गया कि 10 डिग्री सेल्सियस और 10 केल्विन अगर तापमान बढ़ाया जा रहा है तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक दोगुना हो जा रहा था। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए ये कोई अभिक्रिया है, ठीक है, तो इस अभिक्रिया का जो दर स्थिरांक k है, एक बार आप निकालिए 10 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, और फिर इसी अभिक्रिया का 10, तो फिर निकाला गया इस अभिक्रिया का 20 डिग्री सेल्सियस पर दर स्थिरांक। तो देखा गया कि 20 डिग्री सेल्सियस पर दर स्थिरांक जो है ना वो दोगुना आ जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, दर स्थिरांक तापमान पर निर्भर करता है, समझा? तो प्रयोग किया गया तो क्या देखा गया कि दर स्थिरांक अगर तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन का अगर अंतर रखा गया तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक दोगुना आ रहा था। ठीक है, तो वही बात आपको हम लिखवा दे रहे हैं, इसको आप लोग जल्दी से लिखिए। प्रयोग से यहाँ लिख दे रहे हैं, प्रयोग से पाया गया है कि 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन ताप वृद्धि से
माइंड में सेट करते चलना। वृद्धि से अभिक्रिया की दर स्थिरांक इसका दूसरा नाम क्या होता है? बोलो। वेग स्थिरांक 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। समझे? जैसे ध्यान दो, यहाँ पर एक दर स्थिरांक यहाँ है और एक दर स्थिरांक यहाँ है। तो एक दर स्थिरांक हम ध्यान देते रहना, एक दर स्थिरांक हम निकाल रहे हैं T डिग्री सेल्सियस पर, एक दर स्थिरांक T डिग्री सेल्सियस पर, और दूसरा दर स्थिरांक T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है? तो देखा गया कि दोनों का जो अनुपात है वह 2 से 3 के बीच में आ रहा था। यानी वही कहने का मतलब 2 से 3 बोल न दिया, लेकिन लगभग लोग मान लेते हैं ना कि 2 गुना ही आएगा। भले ही 2-3 के बीच में लोग बोल देते हैं, लेकिन हम हमेशा मानेंगे कि 2 गुना होता है। कहने का मतलब कि अगर तापमान में 10 केल्विन या 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर होगा तो वेग स्थिरांक 2 गुना होता है। ये T है, ये T प्लस 10 है, तो नहीं है 10 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है ना, तो दोनों का अनुपात 2। मतलब क्या समझ रहे हैं? इनके 2 गुना होगा तब नहीं है 2 आ रहा है। क्लियर है? तो ये अब ध्यान दे, एक छोटा सा बात आपको पहले भी पता होगा या नहीं पता है तो अब ध्यान दीजिए। वेग स्थिरांक, ध्यान देना, मेरा दोष मत दीजिएगा। अभिक्रिया, माइंड सेट कीजिएगा। अभिक्रिया की वेग स्थिरांक, अभिक्रिया की वेग स्थिरांक मिला, इसको मिटाना पड़ेगा, मिटा दें? बोलो जल्दी ना। चलो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अभिक्रिया की जो वेग स्थिरांक है वह समानुपाती होता है अभिक्रिया के वेग के। अभिक्रिया के वेग या लोग बोल देते हैं दर के। ठीक है? कहने का मतलब ये है कि अभिक्रिया का जो वेग है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ये है ना के, अभिक्रिया के वेग या दर के क्या होता है? समानुपाती। कहने का मतलब कि हम इसके जगह पर अभिक्रिया का दर भी रख सकते हैं। अभिक्रिया का दर T डिग्री सेल्सियस पर, और ये अभिक्रिया का दर क्या हो गया? T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस पर। कोई दिक्कत है तो बोलिए। ये बराबर क्या आएगा? 2 से 3 के बीच में आएगा। आप माइंड में सेट करते रखेंगे। ठीक है? तो ये था। चलिए आज हम इसी पर एक छोटा सा क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम चलेंगे। ठीक है? तो इसी पर एक छोटा सा क्वेश्चन को लिखिए। तो देखिए ये क्वेश्चन है, कह रहा है यहाँ पर किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर प्रति 10 डिग्री सेल्सियस ताप वृद्धि पर 2 गुना हो जाता है। तो आपको अभी बताया गया कि किसी भी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक या फिर दर भी बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों समानुपाती होता है। तो 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन ताप वृद्धि पर क्या होता है? 2 गुना। तो यहाँ भी वही कहा 2 गुना हो जाती है। ठीक है? तो आपसे कह रहा है कि उस अभिक्रिया का दर 90 डिग्री सेल्सियस पर कितना गुना बढ़ेगा अगर तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 90 कर दिया जाए। मतलब कि एक अभिक्रिया है, उसको पहले आप करो क्या? 10 डिग्री सेल्सियस पर कराओ, तो उसका कुछ दर होगा ना, अभिक्रिया का वेग होगा कुछ ना, और फिर उसी अभिक्रिया का
क्या करो, दर 90 डिग्री सेल्सियस पर निकालो। तो कह रहा है कि बताइए कि 10 पर एक बार कराइए, एक बार 90 पर कराइए। तो 90 डिग्री सेल्सियस पर अगर कराएंगे तो अभिक्रिया का वेग कितना गुना बढ़ जाएगा, यही आपसे पूछा है। ठीक है, तो आइए आपको हम बताइए, एकदम सिंपल है, एकदम सोचना भी नहीं है इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। देखो बता देते हैं, 10 ले क्या करें, 90 करने पर कितना बढ़ेगा। तो यहाँ पर रखो तुम ताप, ध्यान देते रहना, यहाँ पर हम ताप रखेंगे और यहाँ पर हम रख रहे हैं अभिक्रिया का दर। तो मान लेते हैं कि पहले क्या है, 10 है, 10 डिग्री सेल्सियस। तो 10 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया का दर हम मान लेते हैं कि R है। सुनते जाना, अभिक्रिया का दर कितना है, R है। अगर हम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस करते हैं तो देखो, तो तापमान में कितना का अंतर है, 10 डिग्री सेल्सियस। तो आपको क्या बोले हैं कि 10 डिग्री सेल्सियस तापमान अगर वृद्धि करेंगे तो दर क्या होता है, दोगुना, यहाँ लिखा है दोगुना हो जाती है। तो दोगुना करो, क्योंकि तापमान में 10 का अंतर है तो ये दोगुना, R का दोगुना क्या हो जाएगा, 2R। क्लियर है। अब करो क्या, 30 डिग्री सेल्सियस। तो फिर देख लो यहाँ पर 10 का अंतर है तो दोगुना हो जाता है, ये दोगुना करेगा तो कितना होगा, 4R हो जाएगा, समझ रहे हो, 4 गुना। अब क्या करो, 40 डिग्री सेल्सियस। तो 40 करेगा, देखो फिर 10 का अंतर है तो ये दोगुना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 8R। अब करते चलेंगे हम, 50 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पर 90 डिग्री सेल्सियस। समझ रहे हो, देखो 10 का अंतर है तो यह दोगुना कितना, 16 यार। फिर 50 ले 60, 10 का अंतर है तो दोगुना, वो कितना हो जाएगा, 16 दूना 32 यार। ये देखो फिर 10 का अंतर है तो 64 यार, ये हो जाएगा 128 यार, और ये बोलो कितना हो जाएगा इसके दोगुना, 256 यार। कहने का मतलब कि अगर हम 10 ले 90 करेंगे तो अभिक्रिया का जो वेग है वह 256 गुना बढ़ जाएगा। क्या क्लियर है, 256 गुना अभिक्रिया का दर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आज हम यहीं पर ब्रेक लेंगे, मिलेंगे आपसे हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।